जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा 2017 के पीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह ला रहा हूं। ये इसका थर्ड पार्ट है। 25-25 क्वेश्चन का संग्रह है। इसका पूरा डिटेल हर क्वेश्चन का देते हुए किया जा रहा है। इससे पीछे वाला वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें, उसके बाद आगे इसको देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर थर्ड है ये 2017 के पीटी का प्रश्नों के संग्रह का पूरा विस्तार से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। बांध के जल में, तो बांध का जल स्थिर होता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो बांध के जल में है स्थितिक ऊर्जा संग्रहित रहती है, क्योंकि वो बांध है उसमें पानी स्थिर रहता है, तो उसमें स्थितिक ऊर्जा संग्रहित होती है। स्थितिक ऊर्जा आंसर मेरा क्या होगा, ए। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि 52 में 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग का अर्थ क्या है। तो वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। यदि इसको हल करेंगे 72 को उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, तो इसको क्या करना होगा, 18/5 से भाग दे दीजिए। 18/5 नहीं, 5/18 से भाग देना होगा। 72 को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से भाग देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 18/72 यानी 20 बाई मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, तो 18/72 यानी 20 मीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। भौतिक मात्रा है जो जड़त्व का मापन करती है। तो आंसर इसमें क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि आयतन है, बी में द्रव्यमान है, सी में भार है, डी में वेग है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो मेरा सही होगा। जड़त्व की मापन और द्रव्यमान से किया जाता है, मास जिसे बोलते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण जानते हैं, F बराबर V बराबर हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का, E बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। स्थितिक ऊर्जा का पूछे तो mgh, स्थितिक ऊर्जा का mgh होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, तो 55 में है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी ऑप्शन ए में कैलिफोर्निया में है, मैक्सिको में है, बर्लिन में है या कोलकाता में है। तो विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी ऑप्शन नंबर बी में मैक्सिको में है 2017 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी चीन में है, चीन के गोइंगझू स्थान पर है। किस नाम से है, फास्ट नाम से वहाँ पर दिया गया है। जबकि भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के नैनीताल में है, 3.6 मीटर देवस्थल उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा। तो इसका आंसर 55 का क्या होगा, बी होगा आंसर सही। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर देखें। क्वेश्चन 56 में क्या कह रहा है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इथाइल अल्कोहल का, लैक्टिक एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, डी में है ग्लूकोज का। तो ऑप्शन डी मेरा सही होगा। जब श्वसन होता है तो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का C6H12
O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो गया। श्वसन को मंदन दहन भी कहते हैं, मंद दहन भी कहा जाता है। श्वसन को क्या कहते हैं? मंद दहन भी कहा जाता है श्वसन को। तो इथाइल अल्कोहल देखिए ऑप्शन नंबर ए को, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र होगा C2H6O। शराब बनाने में ये उपयोग होता है इथाइल अल्कोहल। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में रक्त प्लाज्मा, बी में थ्रोम्बोसाइट्स, सी में WBC और डी में RBC। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। RBC है फेफड़ों से शरीर के उत्तल तक हेमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करता है RBC। तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ए में देखिए रक्त प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% होता है और रक्त प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 8% अन प्रोटीन पाए जाते हैं। बी में देखिए थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को ही कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। सी में देखिए WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को ये बीमारी से लड़ने में मदद करती है। WBC है जो बीमारी से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। परमाणु नंबर से या तुल्य भार से या संयोजकता से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संयोजकता से। उसे कहते हैं संयोजकता से दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? तो कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सी अंग? स्टोमक, पैंक्रियाज, किडनी या लीवर? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लीवर। पाचित भोजन का विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है, वो है लीवर। लीवर को हेपेटाइटिस बीमारी लीवर में ही होता है। हेपेटाइटिस बीमारी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि, और जिसका वजन कितना है लीवर का? 1.5 से लेके 2 kg तक। 1.5 यानी 1.5 kg से लेके 2 kg तक। 1.5 kg से लेके 2 kg तक लीवर का वजन है। 2 kg तक लीवर का वजन, 1.5 से 2 kg तक। और पित्त का स्राव भी लीवर से ही होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? लीवर से होता है। यदि स्टोमच को देखें तो स्टोमक क्या है? ये अमाशय है, अमाशय को ही स्टोमक कहते हैं। और हमारी भोजन अमाशय में 4 घंटे तक रहती है। उसके बाद पाइलोरिक ग्रंथियों के से जठर रस पीले रंग से पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। जठर रस क्या कौन कौन होते हैं अमाशय में? तो अमाशय में जठर रस, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है अमाशय में। ठीक है, अगली ऑप्शन की ओर देखिए, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियाज मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है पैंक्रियाज में। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पाचन होता है पैंक्रियाज में। यदि ऑप्शन नंबर सी को देखें, किडनी को तो किडनी हमारे शरीर में एक जोड़ा होता है। इसका वजन कितना है किडनी का? 140 ग्राम। क्या ग्राम, केजी नहीं, 140 ग्राम है किडनी का वजन। और 2 भागों में होता है, बाहरी में कॉटेज होता है और भीतरी में मेडुला होता है। ठीक है, और किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है यदि आपसे पूछ ले तो 6 होता है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या होगा
कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इनमें होता है, इसमें होता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन यानी प्रवर्धन किसमें होता है? पोटैटो में होता है, साइनोडोन में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, या ब्रायोफाइलम में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो में होता है, स्वीट पोटैटो। आंसर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 61 में, 61 में कह रहा है क्या? बिहार की द्वितीय राजभाषा है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है, बी में कह रहा है मैथिली है, सी में भोजपुरी है, डी में मगही है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, उर्दू है बिहार की द्वितीय राजभाषा। जबकि बिहार की प्रथम राजभाषा कौन है? तो हिंदी है। बिहार की राजभाषा हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। अगले क्वेश्चन को चलिए। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं? बी में है दल के अध्यक्ष ने की, या सी में है बिहार के राज्यपाल के द्वारा वो किया जाता है, डी में है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कहीं के भी मुख्यमंत्री हों, उनकी नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहाँ के मौजूद राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में तो नीतीश कुमार जी हैं, और राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति होने की उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, राष्ट्रपति कह रहा है, राष्ट्रपति का पद 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने में आता है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, और राष्ट्रपति महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास पॉकेट बिट्टों का शक्ति का उपयोग करने का क्षमता दी गई है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश पारित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, उपराष्ट्रपति। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लें। तो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है, जो भाग 5 में पड़ता है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में होंगे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के कौन होंगे? सभापति होंगे। और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं 69 के तहत। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जगदीश धनखड़ जी हैं, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट से होते हैं। उपराष्ट्रपति का मंत्रिमंडल से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, या लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए पार्लियामेंट से होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद क्या है? 66 में है। ठीक है, पार्लियामेंट से होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद तो 63 में है, लेकिन उनका जो चुनाव करने का प्रक्रिया है वो आर्टिकल 66 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, सभी सदस्यों के द्वारा। यदि लोकसभा को देखें तो लोकसभा क्या है? लोकसभा को अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है? लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। और ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिड़ला है। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिड़ला। अधिकतम सीटों की संख्या कितना है लोकसभा में? तो 550 है अधिकतम सीटों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन 80 में है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है, आर्टिकल 80 में। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, विशेष सदन राज्यसभा को कहते हैं, अस्थायी सदन भी राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यसभा की पहली राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 250।
राज्यसभा में सीटों की संख्या है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 64। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या होती है। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की संख्या 30 होती है। ये 2017 के अनुसार 30 होती है उनके अतिरिक्त, लेकिन वर्तमान समय में कितना है तो 33 होती है और +1, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। लेकिन उस समय कितना था, 30 + 1 था, 31 था। ठीक है, वर्तमान समय में 33 + 1 है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। तो 2017 के अनुसार था। न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 2 में दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 24 के 2 में, और न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के 1 के तहत की जाती है और 2 में उसका प्रक्रिया दिया गया है। और जब मुख्य न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस समय न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, टोटल 8 थी। जब स्थापना हुआ था उच्चतम न्यायालय का, तो यानी कि 28 जनवरी 1950 को, उस समय भारत में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या। फिर 1956 में इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कुल 11 कर दिया गया। फिर 1960 में बढ़ा करके 14 कर दिया गया। फिर 1978 में बढ़ा करके 18 कर दिया गया। फिर 1986 में बढ़ा करके 26 कर दिया गया। और 2008-9 में बढ़ा करके 31 कर दिया गया। 2008-9 में जो बढ़ा करके कब कर दिया गया था, 31, यानी टोटल 31 था, 30 + 1 न्यायाधीशों की संख्या थी। और वर्तमान समय में भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33, और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 है। कब बढ़ाया गया था, 2019 में बढ़ाया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा, भारत है एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बी में कह रहा है हिंदू राष्ट्र है। सी में कह रहा है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई धर्म की विवेचना नहीं की गई है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह भावना प्रस्तावना में भी दर्शाया गया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, तो 66 में है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, नालंदा थी, वैशाली थी या गया थी। तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। वैशाली भज्जित संघ का राजधानी था वैशाली। और भज्जित संघ का प्रधान जाति था कौन, लिच्छवी। भज्जित संघ का प्रधान जाति था लिच्छवी। यदि बी देखें, नालंदा किस लिए प्रसिद्ध है, तो विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है नालंदा। कुमार गुप्त ने विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। और यदि पाटलिपुत्र को देखें, यहाँ पर यदि हम पाटलिपुत्र को देखो, ए में, ऑप्शन नंबर ए में, मगध जनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध जनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और गया को देखें तो गया में भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में कह रहा है क्या, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो वे होते हैं। कौन होते हैं जो सदस्य लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, वे कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। बी में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। सी में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। डी में लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, डी, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव करेंगे तो वो लोकसभा के सदस्य ही तो होंगे, वो भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। केवल लोकसभा के सदस्य हो गए अध्यक्ष का चुनाव करने में। तो आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, अनुच्छेद 93 के तहत। और अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक का अधिवेशन करते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार हैं वर्तमान में लोकसभा के महासचिव।
अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं जो किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का पद के बारे में दिया गया है और इसका निर्वाचन के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 54 में कौन कौन भाग लेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, तीनों सभाओं में केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज कहाँ लागू किया गया, ये हमसे पूछ रहा है। तो पंचायती राज है लागू किया गया, कब लागू किया गया, 50 में, 1952 में, 57 में, 59 में। पंचायती राज 1959 में लागू किया गया। 1959 में पंचायती राज लागू किया गया। कब, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। और भाग 9 में है पंचायती राज। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की शुरुआत की थी, जबकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायती राज को। जबकि लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ पंचायती राज। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत के बारे में भाग 9 में दिया गया है, अनुसूची 11 में दिया गया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है दोस्तों। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 क्यों चले, तो क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है उपचुनाव कराया जा सकता है। तो उपचुनाव कब कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव, कोई टाइम लिमिट नहीं है उपचुनाव के लिए, कभी भी करवाया जा सकता है। इस परिस्थिति में जब संसदीय सीटों पर या विधानसभा सीटों पर कोई सदस्य, निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र हो जाता है, किसी भी कारण से वो पद को त्याग देते हैं, तो इस स्थिति में उपचुनाव कराया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ क्या पूजा करते थे, ब्राह्मण की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, इंद्र एवं वरुण की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, पशुपति की पूजा करते थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतियों की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के काल क्या होगा, तो 2500 से 1700 BC काल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो है राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी हरियाणा में। जबकि पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो, लेकिन वो भारत में नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि हम देख लें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो विस्तार कहाँ से कहाँ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ये आकार में थी, त्रिकोण आकार में थी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यदि यहाँ पर देख लें तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर में थी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। और किस नदी के किनारे, जम्मू एंड कश्मीर के उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, यदि नीचे में देखें दाइमाबाद, यहाँ पर देखें दाइमाबाद, दाइमाबाद, नीचे में दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। यदि दक्षिण पश्चिम में देखें तो पश्चिम में सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर, पश्चिम में सुत का गेंडोर। और जो बलूचिस्तान में पड़ता है किस नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। यदि पूरब में देखें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर,
यूपी में, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है आलमगीरपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, मुसलमानों का है, जैनों का है या बौद्धों का है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का डी मेरा आंसर सही होगा, बौद्धों का है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है, तो आंसर डी सही होगा। कौन त्रिपिटक में कौन कौन आता है? सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। त्रिपिटक में ये 3 आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं उसका संग्रह है सुत्त पिटक में। और यदि विनय पिटक कहें तो संघ के नियमों का संग्रह है विनय पिटक में, संघ के नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। अभिधम पिटक कहें तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है अभिधम पिटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखें, जैनों का। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। और जैन के साहित्य अर्धमागधी भाषा में थी। ठीक है, जैन साहित्य में भगवती सूत्र, जो महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र दिखाया गया भगवती सूत्र में, और एक कल्प सूत्र है जो प्रारंभिक इतिहास के बारे में कल्प सूत्र में दिया गया भद्रबाहु द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर मुख्यालय है। और अभी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। और इसके 6 अंग होते हैं यूएनओ के। कौन कौन? पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 स्तंभ होते हैं इसके। और इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चले, यदि अगली क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 74 में हम देखें क्या कहता है? केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार द्वारा तब तो 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट? तो 1 रुपये का नया नोट जारी करने की, 1 रुपये का, 74 का ए में सही होगा, 1 रुपये का नया नोट जारी करने का 2017 में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 75 और अंतिम क्वेश्चन होगा ये। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1961 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1961। पूरे डेट को देखें, 14 जनवरी 1961 को पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी। यदि 1956 को देखें तो पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1955, 1755 में दिया हुआ है, सॉरी। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था। इसके बीच मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ, अफगानों का जीत हुआ था 1761 में। यदि 1556 में जाए तो पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी। हेमू प्लस अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। पानीपत का तीसरी लड़ाई के बारे में देखें, पहली लड़ाई के बारे में देखें तो पानीपत का पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1926 में हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। कब? पानीपत का तीसरी लड़ाई तो पहली लड़ाई पानीपत का प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई थी। फिर से एक बार सुन लीजिए, पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का द्वितीय लड़ाई 15 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, विजय मिला था। और पानीपत का तीसरी लड़ाई यह तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान के बीच हुआ था, जिसमें अफगानों की जीत हुई थी। इसी के साथ ही
इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।